सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स। सो आज वाले वन शॉट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमारा फिजिकल का चैप्टर रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का। और इस केमिकल काइनेटिक्स के इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि इस चैप्टर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन आए तो वो एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझोगे तो नोट्स देख के समझ नहीं आएगा आपको कुछ भी, तो ध्यान से आपको इसकी कैलकुलेशंस भी अच्छे से समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको सीखना और समझना बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स का पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, विद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद rate of reaction and its mechanism। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो रेट ऑफ रिएक्शन को बताए या उसके मैकेनिज्म को बताए, उसे बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में समझने से पहले, रेट को डिटेल में समझने से पहले आपको रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। तो रिएक्शंस हमारे पास मेनली 3 तरीके की होती है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। स्लो रिएक्शन जो कि बहुत इनफाइनाइट टाइम्स लेती हैं कंप्लीट होने में, उनको भी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, काफी साल लग जाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन होने में, तो उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। और जो मॉडरेट रिएक्शन होती है वो हमारी मेजरेबल होती है, जो एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो, जैसे 1 घंटे में, 1 मिनट में, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो हमारे पास मेजरली 3 तरीके की रिएक्शन है, और हम स्टडी कौन सी करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है रेट। रेट होता क्या है? ठीक है, रेट होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वो किस रेट से हो रही है। ये चीज अगर आपको निकालनी है तो आपको उसकी क्या देखनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी। सपोज पहले इनिशियली हमने क्या लिया था, 100 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया था, फिर हमने 5 मिनट के बाद देखा कि अब वो सब्सटेंस तो सिर्फ 5 ग्राम ही बच गया है, यानी 100 में से 95 ग्राम तो क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट। तो ये जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, यही हमें क्या बताता है, रेट बताता है। ठीक है, तो रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट। तो अगर आपको रेट निकालना है तो ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा, चेंज इन टाइम, और इस चेंज को ही हम क्या बोल देंगे, रेट। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, A+2B गिव्स 5C+D। इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज को दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, डी फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ A अपॉन dt, यानी चेंज इन टाइम। आगे जो माइनस साइन है वो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि A जो है यहाँ पे वो क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं। तो उस डिक्रीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या साइन लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट होता तो हम उसे रेसिप्रोकल में लिख देते, अदरवाइज नहीं है तो फिर सेम ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें ये देखना है, ठीक है, तो जो R है वो सॉरी जो A है हमारा, वो क्या है, रिएक्टेंट है, तो टाइम के साथ वो क्या होगा, डिक्रीज। तो हम क्या मेजर करेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A। तो ये आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A हो जाएगा। अगर हमें रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ C देखना है, ठीक है, C यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। D क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये हमारा किसके लिए आया है, ये हमारा 5 मोल के लिए आया है। अगर मुझे ये किसके लिए निकालना है, 1 मोल के लिए, तो मैं क्या कर दूंगी, 1/5 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा किसके लिए निकालना होता है, 1 मोल के लिए निकालना होता है, इसीलिए जो भी कोफिशिएंट होता है आप उसे क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल में ले लेंगे, क्योंकि हमें सभी क्या करने हैं, 1 मोल के लिए कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं तो हम सेम B के लिए भी निकाला जा सकता है और ये D के लिए भी निकाला जा सकता है। अगर हमें B के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट इसमें क्या है, 2, तो 1/2 कर देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। ठीक है, अब अगर मुझे D के लिए निकालना है, यहाँ पे ये क्या होगा, D के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्ट, और इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt, ये हो जाएगा। अब ये भी 1 मोल के लिए, ये भी 1 मोल के लिए, ये भी 1 है और ये भी 1 है, सभी को हमने किसके लिए निकाल लिया, 1 मोल के लिए, तो सारे रेट एक दूसरे के साथ बराबर में हो जाएंगे। तो जिस रेट से हमारा A डिक्रीज होगा, अगर उसी रेट से B डिक्रीज होगा, देन C डिक्रीज होगा, C इंक्रीज होगा एंड D इंक्रीज होगा। तो हमने सभी को क्या कर लिया, 1 मोल के लिए निकाल लिया, इसीलिए हम सारे रेट क्या रख सकते हैं, बराबर। जैसे कि
माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू +1/5 change in concentration of C upon dt is equal to plus change in concentration of D upon dt। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे रेट क्या रख सकते हैं, इक्वल, क्योंकि हमने सबको 1 मोल के लिए निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे रेट एक्सप्रेशन पूछा जाए तो इस तरीके से आप रेट एक्सप्रेशन निकाल लोगे, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रेट जो होता है वो हम दो तरीके से निकालते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट एट अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब आप बहुत माइक्रो सेकेंड्स के इंटरवल पे अगर हम निकालते हैं तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, और अगर एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आप निकालते हैं तो होता है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट में आपको कुछ नहीं करना, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल को माइनस कर देना है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाता है, एवरेज रेट आ जाता है। तो ये बड़े चेंज को दिखाता है हमेशा एवरेज रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो A प्लस बी गिव्स सी, ये कोई रिएक्शन हमने लिया तो A का जो रेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये B का रेट है हमारे पास और ये C का रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे RA जो है RA किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। बाकी सब वही रहेगा, -1/2 लगा देना, तो अल्टीमेटली वो RA बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वही है और कुछ नहीं है। तो रेट जो होंगे इंडिविजुअल रेट वो बराबर नहीं होंगे हमारे, अगर वो आप किसी को इसको 2 मोल के लिए निकालो, इसी को 3 के लिए, इसके 5 के लिए, तो ये रेट बराबर नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप 1 मोल के लिए निकालोगे, यानी इनके कोफिशिएंट से आप इनको डिवाइड करोगे, तो ये किसके लिए आ जाएंगे, फिर 1 मोल के लिए आ जाएंगे। तो अब ये रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अगर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। तो एलिमेंट्री के लिए हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, की कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी में आपको कुछ नहीं करना, जो कोफिशिएंट होता है वही पावर में लिख देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज हमने ये रिएक्शन लिया A प्लस 2B गिव्स C, तो अगर मुझे इसका रेट लिखना होगा तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 2। तो कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, 1A एंड 2B आपस में कोलाइड करके C बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा B। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछी जाए तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकाली जाती है, और जो उसका कोफिशिएंट होता है वही हम पावर में लिख देते हैं, और उस पावर को जोड़ के हम मॉलिक्यूलैरिटी बता देते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 हो सकती है, ना तो ये 0 होती है, ना ये नेगेटिव होती है, और ना ही ये फ्रैक्शन में होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन नहीं किया जाता, वहाँ पे किसको डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है। अब ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन। अब रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हमें कांस्टेंट जो कि है K क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, A की पावर क्या हो जाएगी उसका ऑर्डर। तो ये हमारा रेट लॉ होता है। इसी में जो यहाँ पे हम पावर में लिखते हैं इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर। अब ऑर्डर हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ऑर्डर हमेशा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ 2A + 3B गिव्स 5C, तो अगर मुझे इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा तो K A की पावर में x लिखूंगी, B की पावर y, क्योंकि यहाँ हमें रिएक्शन को देख के पता नहीं चल रहा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x और y, तो x + y क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये आपका 0 भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी कितनी हो सकती है, 3। ठीक है, सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है इसलिए।
ठीक है, आई होप आपको मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपके फॉर्म होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने मॉक टेस्ट में काफी करा रखे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक टाइप भी कर लेते हैं। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसेंट्रेशन 1 एंड बी की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1/2, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, रेट ला आपको पहले से ही लिख के दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पावर्स का सम कर दोगे। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका आंसर 3/2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेट ला लिख के दे देते हैं और उसमें पावर ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है, आपको सिर्फ जोड़ के ऑर्डर बताना है उसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार आता है कि हम ए को इतना बढ़ा दें, बी को इतना बढ़ा दें, तो रेट कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराई हैं, आप वहां जाके देखिए, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे टाइप के आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, जिनमें एक हमारा रिएक्टेंट जो कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें यूनिमोलिकुलर कहते हैं। जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बाइमोलिकुलर कहते हैं। जिसमें 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो उसे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालती है, देखो हम क्या पढ़ते हैं, रेट ला। रेट ला क्या कहता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ये के होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसकी हमें यूनिट बतानी है क्या होगी। तो इसकी यूनिट जो होती है उसका एक जनरल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बहुत काम आएगा आपको। मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो n होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सपोज आपको 0 ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, उसका आपको k की यूनिट पूछ रखी है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0, ये हो जाएगा 0 - 1। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा मोल, 0 - 1 क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट किसकी आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही आप इसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, और ऐसे ही सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यूनिट को देख के भी आप बता सकते हो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। सपोज आपको किसी का रेट कांस्टेंट दे रखा है 5.2 सेकंड इनवर्स, और ये पूछ रखा है ये आपका रेट कांस्टेंट है, तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो आपको क्या देखनी है, यूनिट देखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, n की जगह पे 1 पुट करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। यानी जब मैंने n की वैल्यू को क्या रखा 1, तो मेरे पास ये यूनिट आ गई, यानी ये जो रेट कांस्टेंट है किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से भी काफी बार क्या होता है कि आपको रेट कांस्टेंट दे देते हैं और उसकी यूनिट देख के आपको पहचानना होता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले समझते हैं, हमने कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लिया, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारा क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट किसके बराबर होता है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या उतना हो जाता है 1, तो माइनस dr/dt किसके बराबर हो जाएगा k के बराबर। अब dt को उधर लेके जाएंगे, सॉरी dt को हम क्या लेके जाएंगे k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर डिवाइड में, तो माइनस k dt हो जाएगा, इस माइनस के साइन को भी हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम स्मॉल वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक, तो हमने इंटीग्रेट किया I0 इनिशियल कंसंट्रेशन से लेके फाइनल कंसंट्रेशन तक, 0 से लेके t टाइम तक हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का रूल समझना है, ये जब भी आप किसी dx की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं x1 से लेके x2 तक, तो फाइनल में से इनिशियल को आपको माइनस कर देना है, ये आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RT - I0 इज इक्वल टू माइनस का KT। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, क्योंकि टाइम का भी इंटीग्रेशन करोगे, देखो रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, तो के को बाहर रख लेंगे, और अगर टाइम का डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करेंगे t से लेके 0 तक, तो t - 0 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली t ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास RT - I0 इज इक्वल टू माइनस का KT, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मुझे ये माइनस का साइन यहाँ से हटाना है तो मैं क्या कर दूंगी, इनको उल्टा कर दूंगी, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, ऐसे समझिए पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का RT
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का आर नोट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का के टी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ आर नोट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो यहाँ से ये दो हमारी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ आपको इसमें बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रेट का ग्राफ देखते हैं, रेट और टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो रेट की वैल्यू क्या होती है, के बराबर होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो पावर जीरो, ये तो अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा। तो रेट किसके बराबर है, कांस्टेंट, तो हम क्या बना देंगे, कांस्टेंट ग्राफ बना देंगे, यानी टाइम जाता जाएगा, रेट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो देखते हैं। तो ये हमें किस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, ये हमें इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन को लिखो, आरटी इज इक्वल टू जो यहाँ पे आई नोट था उसे माइनस में था, उधर जाके हमने क्या कर दिया प्लस, तो आरटी इज इक्वल टू आई नोट माइनस के टी। तो यहाँ पे आर टी क्या है हमारा वाई एक्सिस पे है और टी हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे है। एक्स के साथ जो भी चीज बच जाती है वो क्या होती है एम, एम होता है यहाँ पे हमारा स्लोप। अगर स्लोप के आगे नेगेटिव साइन है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, और अगर स्लोप के आगे पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। अब ग्राफ हमारा जीरो से शुरू होगा या ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है तो ग्राफ हमारा ऊपर से शुरू करेगा, और ये जो गैप होता है इसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। और यहाँ पे स्लोप के आगे नेगेटिव साइन है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस की के। समझ आ गया। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। अगर कोई भी इक्वेशन इसको फॉलो करती है तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई नोट माइनस आर टी और टाइम की। तो आई नोट माइनस आर टी किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई, टाइम हो जाएगा एक्स, और इसके साथ जो भी चीज है वो हमारी क्या हो जाएगी स्लोप। अब स्लोप के आगे कैसा साइन है पॉजिटिव, तो ग्राफ के क्या बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे जीरो, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या है जीरो, तो ग्राफ कितना कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। तो ये हमारी स्लोप की वैल्यू होगी और इंटरसेप्ट हमारा क्या है जीरो। समझ आ गया। तो ये रहेगा हमारे जीरो ऑर्डर के ग्राफ। अब इसके बाद हम समझेंगे हाफ लाइफ निकालना। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं वो देखो। हाफ लाइफ में कुछ नहीं करना आपको, देखो हाफ लाइफ का मतलब होता है जब रिएक्शन हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है वो हमारी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। ठीक है, अब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुके तो फाइनल कंसंट्रेशन भी इनिशियल का क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, मान लो आपके पास दो सेब थे, आपने एक सेब खा लिया, तो अब आपके पास कितना बचा है, एक। तो आपने क्या किया है, दो में से डिवाइड करा है ना उसको, 2 को डिवाइडेड बाई 2 करा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे 2 से डिवाइड किया, यानी हाफ हमने उसको कर दिया है। तो हाफ करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल का हाफ कर देंगे, फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल जो है वो तो इनिशियल ही रहेगी, टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब जो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी वो रखेंगे। एक जीरो ऑर्डर की इक्वेशन की थी आई नोट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इसको पुट करो, आई नोट तो आई नोट रहेगा, आर टी क्या हो जाएगा, आई नोट बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आई नोट माइनस आई नोट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, आई नोट बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो के है ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई नोट बाई 2 के। तो ये आपका क्या आ गया, हाफ लाइफ आ गई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 100% निकालना है तो आर टी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाइनली कुछ बचा ही नहीं है, सारा का सारा क्या बन गया प्रोडक्ट। तो आर टी जीरो रख के सेम उसी इक्वेशन में आर टी को जीरो रखो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी चीज रटने की नहीं है, अगर आप समझ के करेंगे तो पेपर में इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, इनकेस आप टी हाफ भूल भी गए तो भी आप कर लोगे इजीली। ठीक है, तो ये आपका था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन से ऐसे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रेट लॉ में, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन जो रिएक्टेंट के बीच में वो बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो इधर उधर घूमना शुरू करेंगे, तो वो ज्यादा कोलिजन करेंगे तो अल्टीमेटली रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर आप किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, मान लो उसमें क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेट क्या था आर, तो उसने पूछा है 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना होगा ये बताना है। तो आपने कितना राइज किया है, 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया है, तो रेट भी क्या हो जाएगा ट्वाइस, तो आर का कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा आपका रेट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाता कैसे है, देखो ये जो हमारा ऊपर की तरफ कर्व दिख रहा है ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये हमारा क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा विद कैटलिस्ट। तो इन दोनों ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है कि इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कब होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा और लेट ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अब कम हो गई, बैरियर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि जो रिएक्टेंट है आपके जो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो अगर हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज प्रॉपर्ली ओरिएंट होंगे तो ज्यादा बेटर कोलिजन कर पाएंगे, जल्दी प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सरफेस एरिया की बात करें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई सॉलिड चीज है और एक पाउडर चीज है, तो पाउडर का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा, तो वो जल्दी रिएक्ट करता है, वो बेटर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले वही सेम प्रोसेस करेंगे हम, जस्ट वेट अ मिनट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, सेम रिएक्शन है, उसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे हम -dr/dt, रेट ला लिखेंगे के रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों को हम इक्वल रखेंगे क्योंकि दोनों ही रेट के एक्सप्रेशन है हमारे। इंटीग्रेट करेंगे R0 से लेके RT तक, 0 से लेके T तक। के का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन, तो इधर तो हमारा फिक्स है -KT आ जाएगा। लेकिन इधर देखिए इंटीग्रेशन का रूल अब बदल जाएगा। अगर कभी भी आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन दिया हो x1 से लेके x2 तक, जिसका डिफरेंशिएशन क्या है वही वैल्यू आपको नीचे दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लगता है, नेचुरल लॉग लगता है। नेचुरल लॉग ऑफ x2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी ने दो नेचुरल लॉग को माइनस करते हैं तो आप उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये दो रूल यहाँ पे हमें लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ln ऑफ RT माइनस ln ऑफ I0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल क्या था RT, इनिशियल क्या था I0, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे। ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो RT माइनस I0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इजिकल टू -KT। अगर मुझे माइनस का साइन हटाना है, अगेन हम उस पूरी को क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ln ऑफ I0 माइनस ln ऑफ RT इज इक्वल टू KT, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हमारे लोग क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, तो हम उनके डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I0 बाई RT इज इक्वल टू KT। ln को अगर लोग में बदलना है तो ln होता है 2.303 लोग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2.303 लोग रख देंगे इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 2.303 के यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये एक और इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ आपको नहीं करना है, ये नहीं आता है। यहाँ पे देखो, अगर हम इसका देखते हैं ln ऑफ RT वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं, वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको यहाँ पे भी बनाना है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए, ln RT की ये वाली इक्वेशन है, इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देती हूँ मैं। ln ऑफ RT माइनस ln ऑफ I0 इज इक्वल टू माइनस का KT। इस ln ऑफ I0 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ln ऑफ RT इज इक्वल टू ln ऑफ I0 माइनस का KT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे दे रखा है ln RT, x एक्सिस पे क्या दे रखा है, टाइम। तो t हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, x एक्सिस। x के साथ जो भी चीज दी हुई है वो क्या होगी, स्लोप। स्लोप के साथ जो भी प्लस माइनस में है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है तो ग्राफ 0 से तो शुरू बिल्कुल नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से। और स्लोप के आगे नेगेटिव साइन है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अगर हम देखते हैं ln ऑफ I0 बाई RT, ln ऑफ I0 बाई RT किसके बराबर होता है, KT के बराबर होता है। तो ये y हो गया, ये x हो गया। x के साथ जो भी है वो स्लोप है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। c क्या है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो c क्या हो गया, 0। तो 0 से ग्राफ शुरू होगा, और k के आगे कैसा साइन है, प्लस, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हमारे क्या हो गए, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, I0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, RT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। ऐसे ही आप P इनिशियल और P फाइनल भी लिख सकते हैं अगर आपको प्रेशर दिया होता है तो, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो I0 रहेगी, फाइनल क्या हो जाएगी,
आई नोट का हाफ हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.693/k। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा इक्वेशन में पुट करो, जो हमारा टाइम है सीधा ये लिखो, हाँ देखो जो टाइम है वो किसके बराबर होगा 2.303/k। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोग ऑफ इनिशियली हमारा क्या था 100% था, फाइनल क्या हो जाएगा 50% रिएक्शन हो चुकी है, तो हम क्या कर देंगे 100 - 50। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है 50% रिएक्शन हो चुकी है, तो क्या करना है 100 - 50 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.303/k। लोग क्या आ जाएगा 100/50 क्या होगा, ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/50, 52 जा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी log 2। तो log 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा 0.693/k। तो ये इसका हाफ लाइफ है। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके अगर हो रहा है तो वहाँ पे यही हाफ लाइफ से ही तुम्हें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं T 75%, तो सेम वही करना है आपको, I नोट अपॉन क्या करना है, यहाँ पे 100 होगा, नीचे क्या होगा 100 - 75 जो कि होता है 25, 25 4 जा क्या होता है 100, ln4 हम लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, जो अपॉन ये है 100/100 - x, जो परसेंटेज आपको दे रखी है यहाँ पुट करो और सॉल्व कर दो, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें निकालना है T 90%, तो क्या करेंगे 100/100 - 90, 100 - 90 कितना होता है 10, एक 0 से 1 0 कटेगी, बचा क्या हमारे पास log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपका कितना आएगा 2.303k। अगर हमें निकालना है T 99%, तो ये क्या हो जाएगा 100/100 - 99, 100 - 99 कितना होता है 1, तो ऊपर क्या रह जाएगा 100, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। जब भी हम log 10 की पावर 2 लिखते हैं तो पावर क्या आ जाती है आगे, और log बेस 10 कितना हो जाता है हमारा 1, ठीक है, तो 2 क्या आ जाएगा आगे और बाकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी परसेंटेज का अगर आपको दे रखा है तो, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है रिलेशन, ठीक है, कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है, जैसे T99 और T90 में रिलेशन पूछते हैं, तो क्या करना है आपको दोनों के को डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमें दे रखा है T99 और T90% में, तो T ऊपर लिखना है T99, नीचे लिखना है T90%। 99 कितना आया था 2 × 2.303/k डिवाइडेड बाई T90 कितना आया था हमारे पास 2.303/k, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो T99/T90 किसके बराबर आया ट्वाइस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है प्रीवियस ईयर में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की इनफाइनाइट, ये छोड़ो आप, एवरेज इसका जो 100% होता है वो कभी अकम्प्लिश नहीं होता, इसका जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है कंप्लीट होने का, ठीक है, ये आपको नहीं करना है यहाँ पे, एवरेज रेट आप ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, अगर आपको 2 टाइम दे रखे हैं तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अगर आपको 2 टाइम पीरियड दे रखे कि इनिशियल इतना टाइम है बाद में इतना टाइम है, तो सीधा ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, एग्जांपल से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे किसके एग्जांपल रहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, थायनिल क्लोराइड, या फिर आपका हो गया कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो गया, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, ये सारी क्या होते हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये हमारी जनरल रिएक्शन, अगर आपको कभी भी हाफ लाइफ निकालनी है किसी की भी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I नोट n की पावर -1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, n यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाफ लाइफ किसी का भी, ठीक है। अगर आपसे किसी की भी जनरल रिएक्शन पूछी गई है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये सभी के लिए अप्लाई होगा एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन नहीं लगेगी, बाकी किसी पे भी लगा सकते हैं। सपोज आपको 0 के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दो 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/0 - 1 क्या हो जाएगा -1, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, तो ऊपर चला जाएगा RT माइनस क्या हो जाएगा R नोट, और 0 - 1 क्या होता है -1 का KT, बन गई आपकी 0 ऑर्डर की रिएक्शन। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करके किसी का भी ऑर्डर की रिएक्शन आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके किसी का भी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, और 2 हाफ लाइफ के बीच का ये रिलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल फॉर्मूलाज थे,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जो ओरिजिनली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमने उन्हें कुछ कंडीशंस चेंज करके फर्स्ट ऑर्डर बना दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये एस्टर लिया है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की तो मैंने वाटर को एक्सेस में ले लिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, अब इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सिर्फ एस्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, लेकिन हमने वाटर को एक्सेस में लेके उसे फर्स्ट ऑर्डर बना दिया, तो इसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके दो एग्जांपल आपको करने, एक तो एस्टर का, एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अरीनियस थ्योरी। अरीनियस थ्योरी बताती है हमारे पास किसके बारे में, बताती है रेट कांस्टेंट और जो हमारा टाइम है उसके बीच में जो रिलेशन, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर। ठीक है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो जो अरीनियस इक्वेशन है वो यही काम करती है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का क्या बताती है, रिलेशन। तो अरीनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे ए क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरीनियस कांस्टेंट, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज, और अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी को, अगर दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या था, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ln के ln ए, अब ये कैसे हुआ, जो e होता है वो 1/ln होता है, तो अगर मैं इसे ln से मल्टीप्लाई करूंगी, e को लिखूंगी 1/ln, तो ln से ln कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ln k वर्सेस 1/t का, तो ये आपका क्या हुआ, y एक्सिस, और 1/t क्या हुआ, x एक्सिस, इसके साथ जो भी चीज आपकी है माइनस ई ए बाई आर, ये क्या हुई, स्लोप, और ये बचा हुआ ln a क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट है तो जीरो से शुरू नहीं होगा, और स्लोप के आगे नेगेटिव साइन है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, ln को किस में बदल लोगे, लॉग में, तो log k इज इक्वल टू log a e की पावर माइनस अपॉन 2.303 1/t। यहाँ पे क्या करना है, ln को बदलोगे तो ये आ जाएगा 2.303 log a इज इक्वल टू 2.303 log, सॉरी यहाँ पे आएगा k log a माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ पे क्या किया, इस 2.303 को इधर डिवाइड करा है, इसके साथ भी डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए, और यहाँ पे आपका 2.303 आ गया। तो इस तरीके से ये स्टेप किया है। देन हम देखेंगे अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं T1 एंड T2, दो डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट है K1 एंड K2, तो आपको क्या करना है, एक बार इस इक्वेशन को 2 के रिस्पेक्ट में लिख लो, एक बार 1 के रिस्पेक्ट में लिख लो, और 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ln ऑफ K2 बाई K1 ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ जाएगी। ठीक है, और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी अरीनियस इक्वेशन। उसके बाद एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ये ग्राफ रहेगा। अगर आपका एंडोथर्मिक का है तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, और एक्सोथर्मिक के केस में आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी ये लास्ट थ्योरी है हमारी इस चैप्टर की। कॉलिजन थ्योरी किसके बारे में बताती है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो जरूरी नहीं है कि कोलाइड करके प्रोडक्ट ही बनाए, उनमें से कुछ ही कॉलिजन क्या होते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन होते हैं, जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी थी, इफेक्टिव कॉलिजन की बात करी थी, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो जो कॉलिजन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी। जेड ए बी जो होता है वो किसको दिखाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो ये ग्राफ हमने बनाया था, तो जितने मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे वो कुछ से रिप्रेजेंट करें, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, और जेड ए बी क्या था, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते, कुछ ही कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं रो, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन।
ठीक है, तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। हमने सारी डिटेल्स इसके अंदर ली हैं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।